रिपोर्टर बाइक वाली आज पहुंची है मथुरा और उत्तर प्रदेश में चूंकि अब चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे पर हम चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग के क्या है हाल, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे मथुरा वृंदावन पर श्रीकांत शर्मा जी से जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री भी हैं और साथ ही मथुरा से विधायक भी। श्रीकांत जी राधे राधे। जय श्री राधे। सबसे पहले तो शुरुआत इसी बात से करेंगे कि हमने सुना है आपने ये कहा कि जो राधे राधे नहीं बोलेगा तो बिजली नहीं मिलेगी और अगर जोर से राधे राधे बोले तो फिर करंट ही करंट। देखिए ये ब्रज है और यहाँ ब्रज में जब हम लोग संवाद करते हैं अपने ब्रजवासियों के साथ में तो उसका अपना एक अंदाज होता है और ब्रज में ठिठोलियाँ खूब चलती हैं, ब्रज में हंसी ठट्टा खूब चलते हैं। तो और ब्रज में अगर राधे राधे नहीं है तो फिर कहाँ राधे राधे है। अब तो पूरे विश्व के अंदर ही राधे राधे ही है। तो राधे राधे हमारे यहाँ सब एक हमारा यहाँ का एक सम्मान भी है और हम सब भगवान कृष्ण के सब हम लोग भक्त हैं और हम सखा हैं, सब ब्रजवासी हैं। तो राधे राधे हमारे यहाँ। जहाँ तक बिजली की आप बात कर रहे हैं तो पुरानी सरकारों में भेदभाव होता था, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर उनके यहाँ केवल 4 जिलों को ही बिजली दी जाती थी। तो अब उस पर भी हम लोग बिजली में जो बदलाव हुआ है निश्चित तौर पर वो हम भी देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये भी निशाना साधता है कि कनेक्शन मिल गए हैं पर बिजली नहीं आती कई जगहों पर। हम अगर सत्ता में 2022 में आए तो किसानों के लिए, उद्योगों के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली का दर ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी देखती रह जाएगी। देखिए जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं वो जब घर में जाते हैं तो उनको इस बात का एहसास होता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब गाँव में अंधेरा रहता था। आज अपने कैमरा के साथ आप जाइए, पूरे प्रदेश में घूमिए, सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक आपको किसी गांव में अंधेरा नहीं दिखाई देगा। और पुरानी सरकारों में बिजली के दाम बढ़ाए, हर साल बिजली के दाम पुरानी सरकार में बढ़ते थे। हमने पिछले 3 साल से बिजली के दाम नहीं बढ़ाए। मथुरा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत बड़ी तादाद है वोटर्स की जो राधे राधे नहीं बोलेंगे, उन्हें बिजली नहीं मिलेगी। मैंने कहा ना सबको बिजली मिल रही है। जहाँ तक मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा संवाद करने का ये ब्रजवासियों का ये ठेठ तरीका होता है तो हम इसी संवाद इसी तरीके से करते हैं। लेकिन हमारे काम में आप प्रदेश में जाइए, आप सर्वे कराइए, बिना किसी भेदभाव के हम लोग बिजली दे रहे हैं। किसानों को निर्बाध 10 घंटे बिजली हम लोग देते हैं। हमने लगभग 2200 फीडर हैं जो ग्रामीणों के फीडर हैं, जो एग्रीकल्चर फीडर है उसको हमने सेपरेट किया है। आने वाले समय में उन फीडरों को सोलराइज करने वाले हैं, यानी कि किसान अब आने वाले समय में सरसों गेहूं के साथ साथ बिजली भी पैदा करेगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। मैं आपको टोकूंगी कि बिजली के क्षेत्र में ऊर्जा के लिए जो कुछ आपने किया वो आपने बताया आपकी सरकार में। आपकी बातों में 2-4 बार मैंने ये जो नोटिस किया है, पिछली सरकार पर सिर्फ 4 जिलों में बिजली देने का जो आरोप लगाया, आपने हाल फिलहाल में ये भी कहा था कि चचा और चाचा जान की जो पार्टी थी ये एक तीर से 2 निशाने लगाने का बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि आप विकास का काम भी गिना रहे हैं मुद्दा और साथ में पोलराइजेशन का भी मामला सामने आ रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको हम लोग नीचे चरितार्थ कर रहे हैं। जो गरीब कल्याण की योजना है उसका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिल रहा है, ना उसकी जाति देखी जाती है ना उसका मजहब देखा जाता है। बात जब विजन की हो रही है 2022 के लिए विजन में बीजेपी के एजेंडे में क्या किया है इस बार? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सुरक्षा और गरीब कल्याण की योजना है जी। लंबे समय से धारा 370 को लेकर भ्रम पैदा होता था, पाकिस्तान राजनीति करता रहता था। आज धारा 370 को हमारी सरकार ने समाप्त किया। भव्य मंदिर के निर्माण का जो रास्ता है वो साफ हुआ। आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी मॉडल, हमारा जो काशी मॉडल है वो दुनिया भी उसको स्टडी अप कर रही है। काशी का भी आपने जिक्र किया, योगी जी का वो ट्वीट हम कैसे भूल सकते हैं कि अयोध्या और काशी जारी है, अब मथुरा की बारी है। और अब तो ये एक नया चुनावी स्टेटमेंट या यूं कहें कि डायलॉग बन चुका है कि इसे एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी माना जा रहा है। विपक्ष का, बाकी लोगों का ये कहना है कि अब बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, धर्म की धार से ही बेड़ा पार होगा क्या यहाँ पर? 2014 से लेकर आज तक आप देखें क्या सबको बिजली देना हमने धर्म के साथ, आप मानते हैं क्या? ये धर्म ही तो हमको सिखाता है कि बिना भेदभाव के सबको आप सब काम करिए। सरकार में अगर हमें है
तो हम सनातनी हैं, इसलिए हम बिना भेदभाव के सबके साथ सरकार की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। अगर हमको कोई धर्म कह रहा है कि हम धर्म के आधार पर हैं तो ठीक है, हम धर्म के आधार पर हैं, हमें हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इसका हमको गर्व है। हमको इस बात का भी गर्व है कि बिना भेदभाव के हम केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो वो लोग क्या जवाब देंगे जिन्होंने धर्म के नाम पर तुष्टीकरण किया, मंदिरों में जाते नहीं थे। अयोध्या के भव्य मंदिर का निर्माण पहले भी हो सकता था, आपने निर्माण भी नहीं कराया, बल्कि वहाँ जो भक्त थे उन पर गोली चलाने का काम किया। कांग्रेस ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। वो तो कहते हैं कि राम तो है ही नहीं, एफिडेविट दे दिया। वही कांग्रेस, वही सपा, लेकिन एक सेकंड वही सब लोग अब चंदन लगाते हैं, पटका पहनते हैं, कोई राधे श्याम बोल रहा है, कोई सीताराम बोल रहा है, कोई जय बाबा विश्वनाथ की बोल रहा है। तो ये परिवर्तन है। और हिंदुत्व का ये जो लड़ाई चल रही है, आपको लग रहा है बीजेपी क्योंकि राम के नाम पर सत्ता तक तो पहुंची है, विपक्षियों को भी अपना रास्ता बदलने पे मजबूर कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, हिंदुत्व और हिंदू की जो परिभाषा बहुत गुणी है राहुल गांधी जी। मुझे लगता है कांग्रेसियों को उनको घेर कर उनसे ये पूछना चाहिए कि यार ये तू हमको तो समझा दे, क्या बोलता है। वो तो कहते हैं मैं असली हिंदू हूँ, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं को बताएं क्यों बड़ी संख्या में कांग्रेस से लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है जिसने गरीबी को देखा है, गरीबी को जिया है, और हमारे उनके काम में ये सब परिलक्षित होता है। जिसने गरीबी देखी नहीं, गरीबी को जिया नहीं, वो गरीबी कागजों में पढ़ सकता है लेकिन गरीब के लिए कुछ कर नहीं सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीब को देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ा। जो जिन सज्जन की आप बात करें, राहुल गांधी जी, उनके पिताजी कहते थे कि हम यहाँ से गरीब के लिए 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुँचता है। अब भाई, अरे यार, सरकार में हो आप, बीमारी बता रहे हो, बीमारी का इलाज करने के लिए जनता ने आपको चुना है ना। हमने उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मुद्दों की बात कर ली, मथुरा में आ जाते हैं। मथुरा में कितना विकास हो पाया है, क्या क्या? मथुरा में अपने कैमरा के साथ जाइए और मोटरसाइकिल से घूमिए। सबसे पहले आप जवाहर बाग जाइए। जवाहर बाग में समाजवादी पार्टी के कलंक आपको दिख जाएंगे। अभी हमने उन वृक्षों को काटा नहीं है, जो वृक्ष जले हुए हैं वो प्रतीक हैं समाजवादी पार्टी के कलंक के प्रतीक हैं वो, कि उन्होंने किस तरह से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया, किस तरह से माफिया को वह लोग सीधे सीधे उनको संरक्षण देते थे। वो माफिया को संरक्षण देना, शराब माफिया को संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देना, आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र था। आप जाइए, शहर को हमने जाम से मुक्त दिलाने के लिए हमारे यहाँ जुबली पार्क में एक हम लोगों ने पार्किंग बनाई है और वहाँ गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, मल्टी लेवल पार्किंग है वो। सड़कों का कुछ हद तक चौड़ीकरण नजर आता है। जगह जगह पर मैं जब खुद अपनी बाइक से जाती हूँ तो मुझे सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आते हैं। लेकिन चूंकि मथुरा को अब हॉटस्पॉट बना दिया गया है, स्मार्ट सिटी इसे बनाना है, तो इसके लिए आगे का क्या विजन होने वाला है आपका? क्योंकि अभी पूरी तरह से उस आइडिया पर खरा नहीं उतर पाया मथुरा, एक ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद। मैं आपसे पार्टली सहमत हूँ। अभी हमने काम शुरू किया है भाई। 2.5 साल तो कोविड खा गया पूरा। हमारी सरकार बनी, कोविड में काम नहीं हो पाए, फिर भी हमने प्रयास किया। लेकिन हमारा विजन बड़ा क्लियर है। हमारा ये ब्रज है, ये हमारा मथुरा है, ये विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन का हब बने, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं कि जेवर में हमको एयरपोर्ट दे दिया है। अब यहाँ तीर्थयात्री आएंगे, जेवर एयरपोर्ट उतरें। पहले वो दिल्ली भाग जाते थे, अब वो यहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि 3 से 4 दिन जो यहाँ तीर्थयात्री आए वो 3 से 4 दिन यहाँ रुके, बाकी बिहारी जी के दर्शन करेंगे, फिर यहाँ जन्मभूमि आएंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे, जन्मभूमि के गर्भगृह के दर्शन करेंगे। यहाँ से फिर आप आगरा जाइए, आगरा से फतेहपुर सीकरी जाइए। तो ये एक कॉरिडोर हम लोगों ने डेवलप किया है, तो इसका लाभ हमारे ब्रजवासियों को मिलेगा। भगवान कृष्ण की भूमि है, इसको पवित्रता देना ये समझ गई है कि हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर, जिस तरह से राम के नाम पर हम सत्ता तक पहुंचे हैं, इसीलिए क्या हर धर्म स्थल को अब अपने एजेंडे में जोड़ा जा रहा है? काशी, उसके बाद अब मथुरा, क्या यही 2022 का रास्ता है? देखिए, धार्मिक स्थलों को भव्यता दिव्यता देना ये हमारा संकल्प है और हम इसको ढोल बजाकर करते हैं खूब ढंग से। हाँ, ये हमारी प्रतिबद्धता है, हम कोई चोरी छिपा के नहीं करते और दिव्यता भव्यता हमने दी है। मैंने काशी मॉडल की आपसे जिक्र की है, तो काशी मॉडल में आप देखें कितना शांतिपूर्ण तरीके से सब कार्य हुए। पर आरोप वही लोग लगाते हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सम्मान सबका, अपमान किसी का नहीं। 2022 में जनता जब फैसला लेगी तो नतीजे इस बात पे डिपेंड नहीं करेंगे कि मथुरा में क्या निर्माण होने वाला है, काशी में कहाँ मंदिर बन रहा है, अयोध्या में राम मंदिर की क्या क्या तैयारियां हैं। जनता सिर्फ विकास देखेगी, बाकी के जो पहलू हैं वो चुनाव में या फिर आपके बीजेपी के एजेंडे में कहीं है या नहीं है?
देखिए, जनता जनार्दन है, उनका विवेक है, वो अपने विवेक से लोकतंत्र में वोट देते हैं। वो सब कैलकुलेशन करेंगे, आज़ादी से पहले क्या क्या हुआ, मोदी जी के 2014 के बाद क्या क्या हुआ, जिसके घर में अंधेरा था वहाँ रोशनी पहुँची, तो वो तो चाहेगा मेरे घर में रोशनी बनी रहे। बहन बेटियों की तरफ मतलब पहले तो छेड़ते थे, अब छेड़ना तो दूर घूर के भी नहीं देख सकता। गलती से पुलिस की निगाह पड़ गई और किसी बहन बेटी ने शिकायत कर दी तो बस फिर उसकी राम राम होनी है। तो ये एक बड़ा बदलाव है, एक सोच है ये। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन हाँ, हमने ये जरूर कह रहे हैं कि हमने बदलने का प्रयास किया है। दुष्कर्म का और क्राइम का तो मथुरा में भी हाल फिलहाल में मामला आया था, आप भी गए थे, आपने पीड़ित से मुलाकात की थी। ऐसे में अभी भी आरोप यही लगता है कि सिर्फ दिखाया जा रहा है कि गुंडागर्दी पर कब्जा पा लिया गया है, लेकिन बीजेपी शासन में बढ़ावा मिला है। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। हमारे यहाँ अभी एक व्यापारी हैं जिनसे लूट हुई थी। ये एक तरीके से सपने जैसा है कि अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया और जो लूट का धन था उस व्यापारी को वापस भी किया गया। पुरानी सरकारों में वो सब संरक्षण प्राप्त होता था लुटेरों को, तो हमारी सरकार में संरक्षण प्राप्त नहीं है। फील्ड में जितना हम जाते हैं उतना ही जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, आप दिन रात देख रहे होंगे कि जनता क्या चाह रही है। लेकिन इस बार जिस जोर शोर से सपा मैदान में उतरी है, माना ये जा रहा है कि एक बड़ा वोट शेयर इस बार उनके हवाले जा सकता है। समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, वो सरकार में जब थे तब उन्होंने क्या किया था और वो आज क्या वायदे कर रहे हैं, तो जनता इनका आकलन भी करेगी कि जब सरकार में होते हैं तो आप लूट तंत्र को बढ़ावा देते हैं, सरकार में आप होते हैं तो आतंकवादियों की रिहाई कराते हैं, सरकार में जब आप होते हैं तो अपराधियों को आप संरक्षण देते हैं, माफिया को संरक्षण देते हैं। उसके कई उदाहरण हैं। लेकिन जब सरकार में आप नहीं हैं तो आप मुफ्त की कई योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं कि मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में वो देंगे। लेकिन हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को, देश को, हमारे नेताओं ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद मुक्त भारत बनाया है। ज्यादातर वो सिर्फ इसे उद्घाटन की सरकार कहते हैं कि ये योजनाएं हमने बनाई, उद्घाटन बीजेपी ने किया और फायदा जनता के सामने अपना नेम टैग लगा कर ले रहे हैं। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 2017 तक सरकार में थी और उसने अपने कामों को लेकर 2017 के चुनाव में जनता के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। और जो वो अब बयान दे रहे हैं, वो बयान उस समय जब सरकार में थे तभी भी इस तरह के दावे करते थे। और जहाँ तक वो योजनाओं की बात करते हैं तो अब तो माहौल ऐसा बन गया है कि मुझे लगता नहीं कि किसी दिन समाजवादी पार्टी ये ना कहे कि भाई चंद्रमा पर भी हम ही लोग पहले गए थे। तो उनके बारे में ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। 2022 में मथुरा से आप ही आएंगे फिर? ये तो हमारी पार्टी तय करती है, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बता सकते कि कौन कहाँ से लड़ेगा, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है। पर मुख्यमंत्री आपके योगी जी ही होंगे? मैंने कहा ये सब पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है हमारे यहाँ। आजकल बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, 100 सीटों पर उनके कैंडिडेट्स भी होंगे। आप कहते हैं कि वो जहरीली राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वही आरोप तो वो बीजेपी पर भी लगाते हैं। ओवैसी जैसे लोग इस देश पर कलंक हैं कि आज भी उनकी जो मानसिकता है वो तालिबानी मानसिकता है। तो जिन्ना ने जो थ्योरी यहाँ रखी थी, देश का बंटवारा हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, तो अब ओवैसी जैसे जो सोच है उसके लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। ये देश अब आगे बढ़ रहा है, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ओवैसी देखो लंबे समय से कांग्रेस के साथ रहे, तब तक उनको, जब कांग्रेस तब तक केंद्र में थी तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं थी। जब से कांग्रेस की विदाई केंद्र से हुई है तब से वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। इस देश में कानून है, देश में संविधान है, ये देश संविधान से चलता है। ओवैसी जैसे लोगों के बयानों से नहीं चलता। और ओवैसी को पूछता कौन है? ओवैसी की हैसियत क्या है? ओवैसी है कौन? ओवैसी को पूछता कौन है? ओवैसी कितने राज्यों में है? तो ओवैसी की चर्चा हम काहे को करें? पर बिहार में भी जिस तरह से पहले यही कहा जाता था, पांच सीटों पर तो क्लीन स्वीप उनका हुआ ही। उत्तर प्रदेश में अब अगर 100 पे वो लड़ रहे हैं तो आपको लग नहीं है कि थोड़ा सा खेल बिगड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र है, अगर कोई चुनाव लड़ता है अपने एजेंडे पर, लेकिन ये विघटनकारी सोच से चुनाव नहीं लड़े जाते। आप पुलिस को गाली दे रहे हैं, आप कहते हैं कि ये कब तक रहेंगे। अरे ये कोई, मतलब ये लोकतंत्र में इस तरह के बयानों का कोई स्थान नहीं। इस तरह की छोटी और बेहुदी बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। आप केवल, ठीक है, कुछ लोगों को आप जरूर दंगे कराने के लिए जरूर प्रेरित कर सकते हो, लेकिन आप ये ओवैसी के जो बयान है इस देश के मुसलमानों का अपमान है। पर मथुरा में भी जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर है, एक बड़ा वोट बैंक यहाँ पर ब्राह्मणों के बाद मुसलमानों का भी है। मुसलमान को बीजेपी अपने पाले में कर पाएंगी, उनको किसी भी तरह से आप इम्प्रेस कर पाएंगे? और पूरे उत्तर प्रदेश में इनफैक्ट जब तीर्थयात्री यहाँ जन्मभूमि दर्शन करने आते हैं,
जब वृंदावन दर्शन करने जाते हैं, गिरिराज जी जाते हैं, गोकुल महावन जाते हैं, तो उसका लाभ यहाँ जितने भी लोग हैं ब्रज में रहने वाले, चाहे वो किसी भी जाति या मजहब का क्यों ना हो, उसको उसका आर्थिक लाभ होता है। तो उसका आर्थिक लाभ सबको हो रहा है। कई लोगों की दुकानें, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो दुकान चलाते हैं, कई लोग मिठाई बेचते हैं, कई लोग दूध बेच रहे हैं, कई लोग अपना ऑटो रिक्शा का काम करते हैं, कई लोग ये जो इलेक्ट्रिक हमारा रिक्शा ये चला रहे हैं। तो सबको लाभ है। हमारे मथुरा में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर है तो समाजवादी पार्टी को है, कांग्रेस को है, ओवैसी टाइप के लोगों को है। हमारे यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लोग बहुत खुश हैं। सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी लंबे समय तक केंद्र में रहें और यहाँ चाहते हैं कि यहाँ भाजपा की सरकार लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में रहे। यहाँ के सामाजिक ताने बाने की बात कर रहे हैं अगर शर्मा जी, तो एक बड़ी बात अभी ये आ रही है कि कुछ नाराजगियां हैं जिसकी वजह से ब्राह्मण वर्ग थोड़ा सा बैकफुट पर है या नाराज है, उन्हें मनाने में आप सब लगे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर अब तक एक मजबूत भारत का, एक आधुनिक भारत का, एक डिजिटल भारत का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उसमें जो भी भारत के लोग हैं उन सबका सहयोग। सर, ब्राह्मणों को मनाने के लिए तो सम्मेलन किए जा रहे हैं। जाति की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए सभी वर्ग, सभी जाति, सभी मजहब हमारे लिए समान है। हमारे काम में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। विपक्ष अब बड़े जोर शोर से ये आरोप लगा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने डबल घाटा उत्तर प्रदेश में कर दिया है। मोदी योगी फैक्टर इस बार 2022 के लिए आपकी नजर से कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, विपक्ष की बात कर रहे हैं तो आप सपा की बात कर रहे हैं। सपा 2017 में जनता ने सपा को विदा कर दिया। आप बसपा और कांग्रेस को विपक्ष में कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप लोग सपा की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ विपक्ष में, क्योंकि कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में है नहीं। वो अखबारों में विज्ञापन तक सीमित है। कांग्रेसियों को भी पता है कि उनका कोई वजूद अब रहा नहीं है। बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी हैं वो हम लोगों के संपर्क में हैं। सबको पता है कि हिंदू और हिंदुत्व का जो परिभाषा उनके नेता ने दी है, शायद वो ही हमारे जो मित्र हैं वो ही नहीं समझ पाते हैं। श्रीकांत जी, आपकी सड़कों पर जितनी तेजी से मेरी बाइक दौड़ेगी अब, उतनी तेजी से एक एक शब्द में बोलूंगी और बड़े क्विक वर्ड्स में आपका एक वन लाइनर आंसर इन पर लेना चाहूंगी। जो शब्द मैं इनसे कहूंगी कि आपका इंस्टेंट उस पर रिस्पॉन्स क्या रहता है। नरेंद्र मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। योगी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव वो विफल मुख्यमंत्री रहे हैं। राहुल गांधी उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ओवैसी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका ट्रैक ठीक नहीं है। उनको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्रीकांत शर्मा, मैं जनता का सेवक हूँ। चुनावी मुद्दे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मथुरा के लोगों से एक लाइन। ब्रज का चौमुखी विकास। मेरो ब्रज, स्वच्छ ब्रज, स्वस्थ ब्रज, हरो भरो ब्रज। रिपोर्टर बाइक वाली को आपने टाइम दिया। श्रीकांत शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा ने अपनी बिजी शेड्यूल से भी हमारे लिए टाइम निकाला। मथुरा के पेड़े और मथुरा की रबड़ी बहुत फेमस है। 2022 में मथुरा के लोग किसको पेड़ा खिलाते हैं, किसको रबड़ी, ये नतीजों से स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल रिपोर्टर बाइक वाले आपका इजाजत लेती है। मिलेंगे किसी अगले शहर में उत्तर प्रदेश के किसी और नेता के साथ। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।